हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th क्लास का 4th चैप्टर और इसके अंदर अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। कल अपने जैसे वेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी को कंप्लीट किया था, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री के जो मॉलिक्यूल्स है, जो शेप हो सकती है, उनको अपने डिस्कस किया था। तो कोवलेंट कंपाउंड की ये शेप अपने होती है। इसके बाद में आज अपने जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने बहुत सी जगह पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड इससे पहले भी अपने वर्ड यूज़ में ले चुके हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को अपने इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करें कि अगर अपने जो अभी तक जो कंसेप्ट जो चल रहा था, वो अपने जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनाए गए थे, वो किस पर बेस पर बनाए गए थे? अपने लेविस कंसेप्ट पर बनाए गए थे। ठीक है, तो उसी लेविस कंसेप्ट को ही अपने यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। तो लेविस ने क्या कहा था अपने को कि जो कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? अपने कहा था इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये लेविस कंसेप्ट के अंदर कहा जाता है। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो सेम एटम है या डिफरेंट टाइप के एटम है? ये दो चीज़ें हो सकती है ना, कि जिनके बीच में शेयरिंग देखने को मिलेगी, वो जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है, वो सेम एटम के बीच में हो रही है या डिफरेंट एटम के बीच में हो रही है। ठीक है, मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, देखिए कि अपने एक तो एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का H2 और एक एग्जांपल ले लिया आपने, देखिए HCl का। तो H2 में देखिए जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रही है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये होगी, और ये दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 हो गया। तो ये क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने डुप्लेट को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर H बॉन्ड H बन जाता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से मैं HCl की बात करूं तो HCl में क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ हमारे पास एटम कौन सा है? क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 होता है। ये हाइड्रोजन का हो गया 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, मींस H और Cl, ये बन गया। तो यहाँ देखेंगे जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, सेम एटम के बीच में बन रहा है, और यहाँ पर H और Cl के बीच में बन रहा है, मींस डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिन दो बीच में एटम बन रहा है, उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है? सेम है। जबकि यहाँ पर देखिए जिन दोनों एटम के बीच में कोवलेंट बन रहा है, उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? डिफरेंट है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है? 10th क्लास में थोड़ा इसके बारे में पढ़े हुए हैं आपने। वो कहता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड के शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखें यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे?
क्लोरीन उन शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाते हैं, क्लोरीन की तरफ। इस वजह से क्लोरीन पर जो चार्ज आएगा, देखिए अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो कैटायन और एनायन बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्शियली जो ये किसकी तरफ चले गए, इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया, इसलिए क्लोरीन पर अपने बताया पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि यहाँ देखें कि दोनों हाइड्रोजन थे, मीन्स दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसी भी पर्टिकुलर एटम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह का चार्ज नहीं देखने को मिला। तो इस वजह से देखो यहाँ पर पार्शियली चार्ज आ रहा है, कंप्लीट चार्ज नहीं आ रहा, और इस वजह से इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है इनको क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो HCl कैसा हो गया, पोलर, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो समझ में आ गया पोलर और नॉन पोलर क्या चीज़ है, कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बना हुआ है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ है तो वो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर आपको यहाँ समझ में आ गया कि पोलर बॉन्ड कैसा होता है और नॉन पोलर बॉन्ड कैसा होता है। तो इस पार्शियल चार्ज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया कि इस तरह का साइन अपने यहाँ पर यूज़ में लेते हैं, और इस साइन के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव टाइप का साइन यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, कुछ एक और मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की तो अपने बात कर ही ली, इसके अलावा Cl2 की बात हो सकती है, O2 की बात हो सकती है, N2 की बात हो सकती है, F2 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन बॉन्ड फ्रिक्शन बिटवीन टू एटम के बीच में हो रहे हैं वो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, दूसरी तरफ अपने देखिए कि यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लिया था, HCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं, HBr का एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2O का एग्जाम्पल ले सकते हैं, SO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे H2O में बात करूँ तो H2O में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन हाइड्रोजन पर जो चार्ज देखने को मिलता है वो पार्शियल कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हो जाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, जिसमें दोनों एटम जिनके बीच में ये बॉन्ड जो बना हुआ है वो बॉन्ड कैसा हो जाता है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में ये पोलर और नॉन पोलर को कंप्लीट करने के बाद में अपने यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और वो नया टॉपिक क्या है हमारा, डाइपोल मूवमेंट। नया टॉपिक क्या है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसे क्या बोला जा सकता है, मेजरिंग डिग्री ऑफ पोलैरिटी। एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये है मेजरिंग डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, कि जो पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड बताया था तो उसकी जो कितना वो पोलर है उसकी पोलैरिटी को मेजर करने की जो डिग्री है उसको अपने क्या कहा जाता है, डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ आया डायपोल मूवमेंट क्या चीज़ है। और इस डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायपोल मूवमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे किया जाता है, म्यू से इसे रिप्रेजेंट अपने करते हैं। तो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन क्या आता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन अगर अपने देखते हैं तो डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन हुई वो डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड
of the positive or negative charge Q and the distance d between the charges is known as डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, Q इक्वल Q इंटू डी, म्यू इक्वल Q इंटू डी। तो वो कहता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो चार्ज कितना है और वो दोनों चार्जेबल स्पीसीज के बीच की जो डिस्टेंस क्या है उसके बेस पर अपने डायपोल मोमेंट की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो इसकी जो यूनिट अगर अपने यूज़ में लेते हैं तो अपने को पता है कि जो चार्ज है इसको अपने जो यूनिट है वो क्या होती है, डिबाई। इसकी जो यूनिट बनेगी वो यूनिट क्या बनेगी, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो यूनिट क्या होती है, डिबाई इसकी जो यूनिट है। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, डिबाई, जिससे रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी एसआई यूनिट अगर अपने पूछते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी कूलॉम मीटर होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट अगर इसकी पूछें तो एसआई यूनिट क्या बनेगी, इसकी कूलॉम मीटर डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी। ठीक है, सिंपल यूनिट क्या है, डिबाई, और एसआई यूनिट पूछते हैं तो कूलॉम मीटर होती है। तो इसका मतलब जो 1 डिबाई किसके इक्वल होता है, 1 डिबाई किसके इक्वल होगा, 1 डिबाई इक्वल होगा 3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलॉम मीटर। ठीक है, तो ये 1 डिबाई की जो वैल्यू है अगर इसको अपने किस में कन्वर्ट करना है, कूलॉम मीटर एसआई यूनिट में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो एसआई यूनिट में इतनी वैल्यू इसकी आ जाती है। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर जो ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो डायपोल मोमेंट कैसी वैल्यू है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर क्वांटिटी, या अपने से क्या बोला जा सकता है, एक डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है ये। वेक्टर क्वांटिटी या अपने से कहा जा सकता है ये डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है, और इसको इंडिकेट किया जाता है एक साइन इसमें यूज़ में लेते हैं, एरो, और एरो को इस तरह से क्रॉस किया जाता है, तो इस साइन से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डायपोल मोमेंट को। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका डायरेक्शन इंडिकेट करता है द साइन दैट पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव पोल टू द नेगेटिव पोल इन द पोलर बॉन्ड। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर अपने बात करें, सिंपल सी बात अगर HCl में बात करते हैं, ये अपने अभी देखा था HCl के अंदर, तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन में से जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है। तो अपने इसको किस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, अब आपको सिर्फ यही बताना है इसकी कि इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो आपको Q और D जब देगा तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं दिया है तो आप किस किस की वैल्यू को लर्न करेंगे, तो लर्न तो अपने को करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बताओगे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट है वो 0 है या नहीं है, बस इतना सा बताना है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है, सब कुछ है। तो अपने कह देंगे जो डायपोल मोमेंट है इस HCl के अंदर 0 नहीं होता। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान रखना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो पोलर कैटेगरी के होते हैं उनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। अगर पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, O2 की बात करता हूं, तो O2 के लिए जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या है, सेम है। O2 के लिए 0 होगा, H2 के लिए 0 होगा। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ध्यान रखना है अपने को कि अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूल बन रहा है, सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उनके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, और जिनके लिए सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, उनके लिए जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बात की जाए तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अपने देखेंगे, जैसे सबसे पहले अपने BF3 की बात करता हूँ। देखिए BF3,
ठीक है। तो BF3 में तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन ऐड हैं, ये 3 फ्लोर, ये BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। BF3 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बोरोन पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर अपने इसका डायपोल मोमेंट अगर अपने चेक करें तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, पहले इसके डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किसकी आएगी, अपने कहते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, देखो इन चीज़ों का ध्यान रखना अपने को, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वो कैसे हो, अगर सिमेट्रिकल हो, वो कैसे मॉलिक्यूल हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर हैं तो उनके लिए जो डाई एटॉमिक जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू उनके लिए 0 होती है। ठीक है, तो जैसे BF3 है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल का मतलब देखो बोरोन के साथ तीनों फ्लोरीन है, तीनों सेम एटम ऐड है, तो तीनों सेम एटम होंगे या चारों सेम एटम होंगे, उनको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरह से CCl4 की बात कर लें तो CCl4, अब CCl4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो ये होगी, तो यहाँ पर इनके साथ कौन ऐड है, Cl। ठीक है, तो Cl पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो अपने पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्लोरीन कार्बन के साथ सेम एटम ही ऐड है, तो इसके भी डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होता है, 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन में 0 होगा और कौन कौन सी कंडीशन में 0 नहीं होगा उनको अपने यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ऐड है, डबल बॉन्ड से ऐड है। इसमें कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। या तो इनकी वैल्यू दी हो तो वैल्यू के बेस पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अपने ये देख सकते हैं ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पर ध्यान रखना है, इसमें एक कंडीशन आगे नेक्स्ट लेते हैं, वो कहता है कि इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन डायपोल मोमेंट कैन नॉट टू बी 0। अगर कहता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है लेकिन अगर उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब देखो SO2 से मिलता जुलता एग्जांपल देखो, अपने को CO2 से मिलता जुलता एग्जांपल दिखाई दे रहा है SO2, तो आपने कहा ठीक है जी CO2 का 0 है तो SO2 का भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कल SO2 की अगर अपने स्ट्रक्चर देखते हैं तो SO2 की जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिली थी वो बैंड टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैंड, क्योंकि इसमें एक क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या चीज़ प्रेजेंट है इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से ठीक है जी, सल्फर पर पार्शियल से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसके जो डायपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अपने को देखने को मिलती है। लेकिन जो लोन पेयर की जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है हमेशा लोन पेयर की तरफ ही होती है, इस तरफ होगी। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। इसी तरह से H2O में भी बात कर सकते हैं, तो ये H2O की स्ट्रक्चर हो गई देखो, ठीक है, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से अब ये तो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और लोन पेयर का हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ ही होता है, तो ये हो गया। तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आई कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल टाइप का है तो उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी।
लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरह से जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल टाइप का है। अनसिमेट्रिकल टाइप में जैसे मैंने बात की CHCl3 आ जाता है, तो देखो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड है और 3 क्या है इसमें Cl, तो ये अनसिमेट्रिकल टाइप का हो गया। कैसा है ये? अनसिमेट्रिकल टाइप का है। तो यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज कैसा हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये अपने पास देखिए यहाँ पर सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल आ गया। एक तरफ H है और एक तरफ क्या है? Cl है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे तो उनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो डायएटॉमिक जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल टाइप का है, एग्जाम्पल CHCl3 का एग्जाम्पल ले लिया, तो उनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनके भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। डायपोल मोमेंट के अंदर कौन कौन सी कंडीशन में 0 हो सकता है और कौन कौन सी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। अब अपने पास यहां पर एक में क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है कि वो कहता है NH3 और NF3 दो मॉलिक्यूल हो गए, देखो सेम NH3 और NF3 दोनों की स्ट्रक्चर देखें। आपको देखने से ये लगेगा कि डायपोल मोमेंट जो ज़्यादा है वो ज़्यादा किसका है? NH3 और NF3 में से। तो हमको देखने से ये लग रहा है NF3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कौन ऐड है? फ्लोरीन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो ज़्यादा हाई है तो इसका मेजरिंग डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो भी इसकी क्या आएगी? ज़्यादा ही आनी चाहिए। लेकिन देखें ज़्यादा किसकी आ रही है, इसको स्ट्रक्चर के बेस पर देखें। तो नाइट्रोजन के साथ देखिए ये तो होगी स्ट्रक्चर किसकी? अमोनिया NH3 की। और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसकी हो जाती है? हमारे पास NF3 की स्ट्रक्चर हो जाती है। तो अपने इसके अंदर पहले तो बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो चार्ज है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव। देखो दोनों में ये चीज़ आई। फिर अपने इसके डायपोल मोमेंट की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और लोन पेयर का हमेशा ऊपर ही होता है। इसमें देखें लोन पेयर का तो ऊपर गया, लेकिन तो देखिए देखने में क्या लग रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखें NH3 में सभी जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखें इसमें 3 तो नीचे की तरफ आ रहे हैं और एक कहाँ है? ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आ रहा है तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाएगा और एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाएगा तो इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी है वो क्या देखने को मिलेगी? कम देखने को मिलेगी। तो अगर सिंपल अगर अपने देखा जाए तो अपने को देखने से ये लग रहा था कि NF3 का डायपोल मोमेंट क्या आना चाहिए था? ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखा गया तो स्ट्रक्चर के बेस पर जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा किसका होगा? NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार और सिंपल से तरीके से अपने इसको निकाला भी जाता है। तो निकालते टाइम बच्चों के अंदर इसमें जो सीधी सीधी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर पर बेस्ड इसको देख लेते हैं और उसके बेस पर कह देते हैं जी हमारे पास तो जो NF3 है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स जो NF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 का डायपोल मोमेंट क्या होगा? हाई होगा। लेकिन इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर के बेस पर डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा? NH3 का। तो क्वेश्चन आता है विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई? तो किसका होगा और क्यों होगा? तो इसके बेस पर अपने डायपोल मोमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट की बात आ गई कि डायपोल मोमेंट क्या चीज़ है और किस तरह से अपने डायपोल मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डायपोल मोमेंट को कंप्लीट किया, और डायपोल मोमेंट को कंप्लीट करने के साथ साथ हमारी जो लेविस कंसेप्ट था वो लेविस कंसेप्ट कंप्लीट होता है, और उसके साथ साथ अपने उसकी कर लेते हैं लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ, मैं उसके लिमिट की बात कर लेता हूँ। तो लिमिटेशन ऑफ लेविस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिमिट है, लिमिट देखिए इसमें क्या देखने को मिल रही है, ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ठीक है, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन के रिलीज से जो एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, उस एनर्जी चेंज के बारे में कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी वो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या एनर्जी में चेंज आएगा, या जो इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के शेयर करने में जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो यहां पर वो एनर्जी चेंज को डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले जिसकी जो कमी देखने को मिली वो एनर्जी चेंज को यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा, मींस सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो वो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो अपनी सिंपल सी बात यहां पर कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे है, उस स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेटिव स्टेबिलिटी, अगर दो टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी के बाद में नहीं बता रहा। इसी तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर की अपने कहा शेप को बता देता है, तो शेप को बताने के लिए यहाँ पर वेस्पर थ्योरी की बात की गई, लेकिन वेस्पर थ्योरी सभी मॉलिक्यूल की शेप को नहीं बता सकता, कुछ एक मॉलिक्यूल्स की शेप को ही ये क्या करता है, बताता है। तो इन लिमिटेशन को होने की वजह से आगे एक नई थ्योरीज अपने करेंगे, जो करेंगे अपने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन दो थ्योरीज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने इस लेविस कंसेप्ट की कमी होने की वजह से या इसके लिमिटेशन देखने के वजह से। थैंक यू।